हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 2। तो बच्चों आज हमारे साथ ट्यून्ड हो जाइए। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने आपसे बात किया था कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को, और आई होप बच्चों कि आप सब लोगों ने उस वीडियो को अच्छे से देखा। थोड़ा सा वीडियो लाने में मुझे लेट हो गया, लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से बेटा मैं आपको एनोड रे एक्सपेरिमेंट सिखाने वाला हूं कि कैसे एनोड रे और पॉजिटिव चार्ज की डिस्कवरी हुई थी, कैसे प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी। तो बेटा आइए पेन और कॉपी लेकर बैठिए, क्योंकि एक एक चीज को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, समझेंगे, और इसके ऊपर जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं उन्हें भी हम लोग देखने वाले हैं। तो बेटा आइए अपने इस वीडियो को जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी को शेयर करो, जितने भी दोस्त हैं उनको बोलो कि ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई सारे बच्चे को डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में प्रॉब्लम होता है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से अगर आप इस चीज को सीख लेते हैं, विश्वास मानिए आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो बेटा आइए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा आप लोग यही कोशिश करेंगे कि अपने पेन और कॉपी को लेकर बैठेंगे, लेकिन उस नोट्स को अच्छे से बनाएंगे, क्योंकि नोट्स हमारे लिए बहुत काम करता है, बहुत काम करता है। एग्जाम तक वही आपका काम करेगा। हो सकता है कि आपके दिमाग में जो मैं पढ़ाऊंगा हो सकता है वो दिमाग से निकल जाए, लेकिन हाँ कॉपी पे जो है, कॉपी पे जो रहेगा वो आपके लिए हमेशा काम आने वाला है। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो बेटा इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको ये सिखाया था कैसे हम इलेक्ट्रॉन्स की खोज करते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन्स की हम लोगों ने खोज किया था, और उसमें हम लोगों ने क्या किया था, एक डिस्चार्ज ट्यूब बनाया, और इस डिस्चार्ज ट्यूब में हम लोगों ने मोटा कांच का बना हुआ ये ग्लास होता है बेटा। अब इस डिस्चार्ज ट्यूब के दोनों एंड पे हम लोग क्या करते थे, इलेक्ट्रोड को लगाते थे। मेटालिक इलेक्ट्रोड होता था जिसको हम लोग प्लेस करते थे, और इन दोनों प्लेट को हाई वोल्टेज सोर्स से हम कनेक्ट कर देते थे। देखिए ये हाई वोल्टेज सोर्स हमारा, ये दोनों प्लेट जो है ना वो कनेक्ट हो जाता था। साथ में यहाँ पे लो वोल्टेज हम अप्लाई कर देते थे। देखो लो प्रेशर अप्लाई करते थे, सॉरी लो प्रेशर अप्लाई करते थे। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, लो प्रेशर अप्लाई कर दिया, अप्रोक्सीमेटली 10 का पावर -4 mm ऑफ Hg, है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे लो प्रेशर अप्लाई किया। अच्छा, जब आप लो प्रेशर अप्लाई करके इसके अंदर हाइड्रोजन गैस को आपने फिल कर दिया है, मान लेते हैं कि हमने क्या किया, हमने सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो है, जो आपका हाइड्रोजन है, उसकी गैस को हम लोगों ने इसके अंदर फिल कर दिया। तो बेटा ध्यान से देखिएगा, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में था हमारा जो गैस फिल हुआ था, उस गैस ने इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया था, और इलेक्ट्रॉन हमारा जो था, ये स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, दे आर द मेजर पार्टिकल, दे आर द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द कैथोड रे। यहां पे हम डिस्कवरी करने जा रहे हैं एनोड की, एनोड रे की। अब एनोड रे में बेसिकली हम लोगों ने चूंकि हाइड्रोजन गैस को फिल किया है, तो हम लोग यहाँ पे प्रोटॉन की डिस्कवरी करेंगे। तो बेटा जब भी यहाँ पे हाइड्रोजन गैस की फिलिंग होगी, आप समझ लीजिएगा यहाँ पे प्रोटॉन की डिस्कवरी होने वाली है। समझते हैं कि प्रोटॉन की डिस्कवरी में हमारे कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन किया गया। तो बेटा ध्यान से देखिए, ये नेगेटिव प्लेट है, इसको कनेक्ट कर दिया हमारा इस नेगेटिव वाले टर्मिनल से। देखो ये नेगेटिव प्लेट है, इसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। दिस इज और नेगेटिव प्लेट, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो बेटा ध्यान से देखिए, हम लोगों ने क्या किया कि इस वाले प्लेट को हम लोग परफोरेटेड बना देते हैं। परफोरेटेड का मतलब होता है कि कई सारे होल्स को यहाँ पे कर देते हैं, होल्स बना देते हैं, है ना, जिससे कि रे आसानी से पास कर जाए। तो देखिए देखा क्या जा रहा था कि कैथोड रे के साथ साथ कुछ इनविजिबल रे और भी था जो आपके कैथोड की तरफ मूव कर रहा था। यानी कहने का मतलब है कि हम लोग देखे थे कैथोड रे जो था वो इधर मूव कर रहा था, यानी कि नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट। ये देखो पॉजिटिव प्लेट है, लेकिन साथ साथ एक कुछ रेज ऐसा भी निकल रहा था जो इस होल्स की मदद से इधर निकल रहा था, यानी कि इस वाले साइड आ रहा था। इस वाले साइड का मतलब किधर साइड में, कैथोड के साइड में। कुछ इनविजिबल रे कैथोड के तरफ भी मूव कर रहे थे, और कुछ इनविजिबल रे एनोड की तरफ मूव कर रहे थे। तो जो एनोड की तरफ मूव कर रहा था हम लोगों ने उसका नाम दे दिया था कैथोड रे, लेकिन जो एनोड की तरफ मूव कर रहा है उसका नाम हम लोग देंगे एनोड रे। ठीक है बेटा, ध्यान से समझिए। यहां पे क्या हुआ, देखो होता क्या है कि हाइड्रोजन गैस है,
चूंकि हाई वोल्टेज एनर्जी मिलेगा इसको, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एटम में और ज्यादा एनर्जी मिलेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को फ्री कर देगा। देखो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया ना। तो यहां पे 2 चीजों को समझना है। पहला कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन का कलेक्शन होगा बेटा, ये हो गया आपका कैथोड रे, ये बनाएगा क्या, कैथोड रे। इलेक्ट्रॉन्स का कलेक्शन हमारा कैथोड रे बनाया। लेकिन तुम यहां पे एक चीज देखो, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, देखो ये साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है, एक साथ होता है। अगर कैथोड रे निकल रहा है तो साथ साथ एनोड रे भी निकलता है। कैसे निकलता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो हमारा कटायन तो बचेगा ना। तो ये जो पॉजिटिव पार्टिकल है तुम्हारा, यही बनाएगा एनोड रे। देखो यही कलेक्शन, यही पॉजिटिव पार्टिकल्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द एनोड रे, है ना। these positive particles are the constituent particles of the anode ray, and then they travel toward cathode through canal, through perforated cathode, and strikes on the wall of the anode side, मतलब कैथोड साइड, मतलब इस कैथोड साइड के वॉल पे जाकर स्ट्राइक करता है। इतनी बात समझ में आ रही है। यानी कि यहाँ पे स्ट्राइकिंग, देखो बेटा स्ट्राइकिंग जो हो रहा है वो इस वाले प्लेट पे यहाँ पे हो रहा है ना। और ये रे जितना भी H प्लस है ना, यहाँ पे देखो ये सब H प्लस, आप यहाँ देखिए H प्लस जो है आपका यहाँ निकल रहा है, वो इस कैनाल के होते हुए ये इस होल्स की मदद से आपका इधर साइड में निकल कर यहाँ पे बेटा स्ट्राइक कर रहा है। देखो ये है ना, सेम यहाँ पे भी स्ट्राइक करेगा। फ्लोरोसेंट स्क्रीन है हमारा, और यहाँ पे स्ट्राइक करके ये बहुत ज्यादा चमक प्रोड्यूस करता है ना, काफी ज्यादा चमक प्रोड्यूस करता है। चमक इधर भी था, चमक साइमल्टेनियसली इधर भी आपका प्रोड्यूस होगा, है ना। ये बातें क्लियर है। तो इन रेस को कहा गया एनोड रे, क्यों, क्योंकि दे ट्रेवल टुवर्ड कैथोड, और कैथोड की तरफ चलने वाला रे एनोड रे ही कहलाता है। एंड एनोड रेज आर बेसिकली द कलेक्शन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। And positive charge particle is what? Positive charge particle is a gas which you take inside the discharge tube. मतलब आपने जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर लिया है गैस, वही तो है ना। तो यहां पे हमने क्या किया, हाइड्रोजन गैस को फिल कर दिया था। हाई वोल्टेज सोर्स हमने यहां पे अप्लाई किया, अप्रोक्सीमेटली मान के चलो यहां पे 10,000 वोल्ट के आसपास हमारा एनर्जी है। इस एनर्जी पे हमारा मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालता है। इलेक्ट्रॉन्स के बाहर निकालने के साथ साथ हमारा यहाँ पे H प्लस आयन भी दे रहा है, चूंकि H प्लस है, H प्लस आयन ये पॉजिटिव पार्टिकल है, तो ये नेगेटिव की तरफ मूव करेगा एंड मूव्स टुवर्ड द नेगेटिव प्लेट, है ना। और यहाँ परफोरेटेड जो कैथोड हमने डिजाइन किया, ये हमारा परफोरेटेड कैथोड होता है, परफोरेटेड कैथोड, ठीक है बेटा, ये हमारा कहलाएगा परफोरेटेड कैथोड। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर जिंक सल्फाइड स्क्रीन, ये हमारा जिंक सल्फाइड स्क्रीन हो गया। हाई वोल्टेज सोर्स है। यहां इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया था। अब हमने बात किया है प्रोटॉन की डिस्कवरी की, ठीक है। अब समझिएगा ध्यान से, हम लोग यहां पे मान लेते हैं कोई और गैस फिल करते हैं, तो आप समझिए कि अगर हम कोई और गैस फिल करते हैं तो वहां पे कोई और पॉजिटिव पार्टिकल आपका निकलेगा, उसका मास अलग होगा। यानी कहने का मतलब है कि आपका जो चार्ज बाय मास का रेशियो होगा, चार्ज बाय मास का रेशियो होगा बेटा, ध्यान से समझिएगा, चार्ज टू मास रेशियो, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं, ठीक है। अच्छा, चार्ज बाय मास रेशियो बेटा यहां पे ध्यान से समझिएगा, एनोड रे के लिए ये ऑलवेज कांस्टेंट होता है, इज ऑलवेज चेंज। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि चार्ज बाय मास रेशियो एनोड रे के लिए ऑलवेज चेंज करता है, बिकॉज मास इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस, है ना। अलग अलग गैसेस के लिए हमारा मास क्या हो जाता है बेटा, डिफरेंट होता है। दैट्स वाई कि चार्ज टू मास रेशियो यानी स्पेसिफिक चार्ज हमारा ऑलवेज चेंज होता है। यानी हम कह सकते हैं कि E/m रेशियो फॉर एनोड रे इज नॉट कांस्टेंट, है ना, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होता है। ये बात अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए, पहली बात, है ना। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज है बेटा, कुछ प्रॉपर्टीज को समझिए। यहाँ पे क्या होता है, देखिए ये रे जितने भी आप देख रहे हो, जितने भी प्रोटॉन देख रहे हैं आप, या आप H प्लस आयन देख रहे हैं, H प्लस आयन में बेसिकली कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। देखिए H प्लस आयन में यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, H प्लस आयन जो हमने हाइड्रोजन गैस फिल किया था, उसने पॉजिटिव आयन H प्लस को रिलीज किया है। अब H प्लस आयन जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे नो इलेक्ट्रॉन। देखो एक इलेक्ट्रॉन था, वो भी बाहर चला गया।
अब इसके पास सिर्फ प्रोटॉन बच रहा है, तो इसीलिए हम H प्लस को हम प्रोटॉन भी कहते हैं। तो हम लोग अगर H प्लस, अगर देखिए, अगर हमारे सिस्टम में, अगर हमारे कैथोड रे में हाई वोल्टेज सोर्स की मदद से अगर H प्लस निकल रहा है, यानी आप कहेंगे यहाँ पे प्रोटॉन निकल रहा है। एंड जो कलेक्शन ऑफ रेज है, दीज आर द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल कॉल्ड प्रोटॉन। यहां से हमारा डिस्कवरी होता है प्रोटॉन की, है ना। तो प्रोटॉन बेसिकली क्या है? हाइड्रोजन गैस का डिसोसिएटेड पार्टिकल है ना, डिसोसिएटेड पार्टिकल। जो आपका H प्लस यहाँ दिख रहा है, दिस इज प्रोटॉन एक्चुअली, है ना। और ये कहां से निकलता है? तो जो हाइड्रोजन गैस हम लोगों ने फिल किया है, दैट हाइड्रोजन गैस आफ्टर डिसोसिएशन प्रोड्यूस प्रोटॉन। एंड प्रोटॉन इज व्हाट? प्रोटॉन आर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द एनोड रे, है ना। दिस एनोड रे पासिंग थ्रू द कैनाल, देखो ये आपका कैनाल से पास कर रहा है यहाँ पे, है ना। कैनाल इज व्हाट? जो होल हमने बनाया है ना कैथोड के अंदर, जो होल बनाया है, आप एनोड के ऊपर, आप क्या करो, आप H प्लस के ऊपर बैठ जाओ और देखो, आपको लगेगा ऐसा आप कैनाल से पास कर रहे हैं, है ना, जब ये होल से पास करेगा। इसीलिए इन रेस को हम कैनाल रेस भी कहते हैं। तो बेटा ध्यान से समझिए, प्रॉपर्टीज में पहला हम लिखेंगे कि जो हमारा एनोड रे होगा, एनोड रेस आर ऑल्सो कॉल्ड कैनाल रेस। पहली प्रॉपर्टी बेटा ध्यान से समझिएगा, एनोड रे को हम कैनाल रे भी कहते हैं क्योंकि ये परफोरेटेड यानी होल्स के थ्रू पास कर रहा है ना, कैनाल रे बोलेंगे। दूसरा पॉइंट, ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, ये आयोनाइजेशन करता है, मतलब दिस गैस आयोनाइज, या ऐसे करो, दिस पार्टिकल्स कैन आयोनाइज एनी गैस। ये किसी भी गैस को बेटा आयोनाइज कर सकता है। अच्छा, तीसरा पॉइंट देखो, ये चूंकि पॉजिटिव पार्टिकल है तो इसको डिफ्लेक्शन किधर होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव की तरफ, है ना। तो यहां पे क्या होगा? दीज पार्टिकल्स get deflected toward negative field। ये पार्टिकल बेटा डिफ्लेक्ट करता है टुवर्ड द नेगेटिव फील्ड। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज आप जानते हैं कि हमेशा वो डिफ्लेक्ट करता है, तो नेगेटिव फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट में दे कैन रोटेट light padded wheel when it placed in the direction of anode ray। this proves that, इससे क्या प्रूव होता है बेटा? this proves that anode ray have काइनेटिक एनर्जी। और बेटा अगर काइनेटिक एनर्जी होता है तो इसका मतलब है कि हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है हाफ mv², यानी कि इसके अंदर मास होगा, यानी कि हमारा जो एनोड होगा या एनोड रे होगा या जो प्रोटॉन होगा, दे हैव पार्टिकल कैरेक्टर, यानी इसके अंदर पार्टिकल कैरेक्टर होगा, इसके अंदर कुछ मास होगा, है ना। और इस मास की वजह से ही इसके रास्ते में अगर कोई भी लाइट पैडेड व्हील रखा जाएगा तो उसको ये क्या करेगा? रोटेट करवाएगा। जैसे हवा के चलने से कोई भी आपका व्हील रोटेट होता है, उसी तरह से हमारा यहाँ पे इसके अंदर पार्टिकल नेचर है। अगर कहीं भी अगर मान लो लाइट पैडेड व्हील से अगर ये पार्टिकल टकराता है तो वहां पे क्या होता है? रोटेशन पॉसिबल होता है ना। तो ये चार बातें आपको यहाँ पे दिमाग में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो बेटा यहां पे देखिए, यहां पे हम देख रहे हैं दे कैन रोटेट लाइट पैडल व्हील, है ना। अगर इसके रास्ते में कोई लाइट पैडेड व्हील आ जाए तो उसको भी रोटेट करवाता है। इसका मतलब है कि इन पार्टिकल्स के पास पार्टिकल नेचर है। दूसरा अगर हम पॉइंट देखें 5 नंबर में, कि देखिए इफ हाइड्रोजन गैस इज फिल्ड, then dissociated part
डिसोसिएटेड पार्ट। तो बेटा डिसोसिएटेड का मतलब यहाँ पे टूटना होता है ना, टूटा हुआ पार्ट, टूटा हुआ पार्ट जो है, ठीक है। डिसोसिएटेड पार्ट इज H प्लस आयन, यानी डिसोसिएटेड पार्ट हमारा H प्लस आयन है, विच इज द मेजर पार्टिकल, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ एनोड रे। तो बेटा H प्लस का जो कलेक्शन है वही आपका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है एनोड रे के लिए, ठीक है ना। अच्छा, ये तो बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे H प्लस जो है ना, हाइड्रोजन को लाइटेस्ट एलिमेंट कहा जाता है। बेटा ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन इज कॉल्ड द लाइटेस्ट एलिमेंट, लाइटेस्ट एलिमेंट कहा जाता है, बहुत ही हल्का एलिमेंट कहा जाता है, और इसका मास भी बहुत कम होता है। सबसे कम मास अगर पूछे आपसे तो बताइएगा, हाइड्रोजन का सबसे कम मास होता है। तो बेटा H प्लस जो है ना, इसको कहा जाता है बेसिकली प्रोटॉन। ये हमारा प्रोटॉन हो गया। आप जानते हैं इसका मास जो होता है, मास आपको याद होगा, दिस मास इज 1.008, ठीक है ना। इसको AMU में लिखते हैं। अगर हम चार्ज टू मास रेशियो की बात करें, देखिए बेटा, चार्ज ऑन प्रोटोन पे आपका चार्ज क्या होता है, प्लस 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। ये होता है प्रोटोन पे चार्ज। मैंने आपको इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बताया था, माइनस 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। दैट वाज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज द चार्ज ऑन प्रोटोन। बेटा प्रोटोन, मैं प्रोटोन की बात कर रहा हूं, मैं प्रोटोन की बात कर रहा हूं, यानी कि H से रिलेटेड मैं बात करूंगा। पूरे चैप्टर में हमारा हाइड्रोजन से ही रिलेटेड बात करनी है। हम किसी और पार्टिकल की, किसी और गैस को हम फिल नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ हाइड्रोजन गैस की बात करेंगे, प्रोटोन की बात करेंगे, है ना। तो चार्ज ऑन प्रोटोन हमारा हो गया। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो बेटा देखिए यहां पे क्या होगा, स्पेसिफिक चार्ज अगर हमारा देखा जाए, स्पेसिफिक चार्ज यानी E/m का अगर रेशियो देखें, आपको मैं यहां पे मास भी बता देता हूं। देखिए मास ऑफ प्रोटोन, देखिए प्रोटोन का मास क्या होता है। तो बेटा प्रोटोन का जो मास हमारा होता है 1.6724 इंटू 10 का पावर माइनस 24 ग्राम। ये हो गया, ये हमारा हो गया क्या, दिस इज योर मास ऑफ प्रोटोन एंड दिस इज योर चार्ज ऑफ प्रोटोन। ये हमारा चार्ज हो गया, ये मास हो गया। अच्छा, अब हम स्पेसिफिक चार्ज अगर निकालना चाहें, देखिए स्पेसिफिक चार्ज अगर हम निकालना चाहें तो क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। स्पेसिफिक चार्ज यानी कि चार्ज टू मास रेशियो ऑफ प्रोटोन, है ना। देखिए अगर हम E/m रेशियो की बात करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, देखो यहाँ चार्ज कितना है, चार्ज इज 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम एंड दिस इज मास कितना है बेटा, 1.6724 इंटू 10 का पावर माइनस 24 ग्राम। इसको सॉल्व कीजिएगा, प्लस 9.76 इंटू 10 का पावर हो जाएगा 4 कूलम्ब पर ग्राम। तो बेटा ध्यान से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका जो वैल्यू आ गया, आपका जो वैल्यू है 9.59, सॉरी यहाँ पे आप थोड़ा सा चेंज कर ले, 9.556 करके है, 9.56 इंटू 10 का पावर 4 कूलम्ब पर ग्राम आपका चार्ज टू मास रेशियो होता है प्रोटोन का, विच इज द हाईएस्ट वैल्यू। याद रखेंगे, ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। क्या है, मुख्य बात क्या है कि चार्ज टू मास रेशियो फॉर प्रोटोन इज हाईएस्ट। ये हाईएस्ट होता है फॉर एनी पॉजिटिव पार्टिकल। किसी भी पॉजिटिव पार्टिकल के लिए चार्ज में मास रेशियो बेटा प्रोटोन का सबसे ज्यादा हाईएस्ट होता है। मतलब किसी भी पॉजिटिव पार्टिकल के लिए E/m रेशियो सबसे हाईएस्ट होता है ना। अच्छा, ये तो बात हमारी हो गई। अगर आपसे कोई कहे कि ये बताओ कि चार्ज टू मास रेशियो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, बेटा ध्यान से देखिए, चार्ज टू मास रेशियो अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो ये चार्ज टू मास रेशियो हमारा होता है, चार्ज कितना 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का बेटा मास होता है 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31
किलोग्राम, ठीक है ना। अगर आप इसको ग्राम में लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा आपका 27 ग्राम, दिस इज 27 ग्राम। आप इसको सॉल्व करेंगे 1.76 इंटू 10 का पावर 8 हो जाएगा कूलम्ब पर ग्राम। आप यहां इसको चेक करके देख सकते हैं कि E बाई एम रेशियो, बेटा ध्यान से देखिए, E बाई एम रेशियो यानी चार्ज टू मास रेशियो प्रोटॉन का हमारा हो गया 9.56 इंटू 10 का पावर 4 कूलम्ब पर ग्राम, जो कि पॉजिटिव पार्टिकल में सबसे हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो होता है। ऑक्सीजन का ले लीजिए, नाइट्रोजन का ले लीजिए, किसी भी एलिमेंट का ले लीजिए, चार्ज टू मास रेशियो सबसे ज्यादा आपका हाइड्रोजन के लिए होता है ना। यहाँ पे क्योंकि मास अगर बढ़ेगा तो चार्ज टू मास रेशियो घटेगा, अगर मास अगर कम होगा तो E बाई एम रेशियो आपका बढ़ता है ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो चार्ज टू मास रेशियो बेटा यहाँ पे होता है 1.76 इंटू 10 का पावर 8 कूलम्ब पर ग्राम। ये हो गया इलेक्ट्रॉन के लिए, एंड दिस इज फॉर प्रोटॉन, ये प्रोटॉन के लिए हो गया, है ना। अच्छा, अगर मैं बात करूं न्यूट्रॉन के लिए, बेटा ध्यान से देखिएगा, फॉर न्यूट्रॉन के लिए तो आप जानते हैं कि न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है ना, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं। तो आप यहां देखिए, इस न्यूट्रॉन का सिंबल हमारा 1n0 होता है, यानी कि चार्ज की बात करें तो 0 होता है। तो बेटा यहाँ पे चार्ज टू मास रेशियो आपका न्यूट्रॉन के लिए ऑलवेज हमारा 0 होता है। ये भी आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि चार्ज टू मास रेशियो अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो ये हमारा ऑलवेज 0 होता है। अगर कंपेयर करें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में किसके चार्ज टू मास रेशियो आपका सबसे ज्यादा होगा, तो बेटा यहां ध्यान से देखिए, चार्ज टू मास रेशियो ऑर्डर, E बाई एम रेशियो ऑर्डर, E बाई एम रेशियो ऑर्डर, है ना। देखिए सबसे ज्यादा आपका E बाई एम रेशियो का जो ऑर्डर होता है वो होता है E बाई एम रेशियो फॉर इलेक्ट्रॉन, सबसे ज्यादा होता है, यानी कैथोड रे। इसके बाद E बाई एम रेशियो फॉर, ध्यान रखिएगा बेटा, E बाई एम रेशियो किसके लिए हम लेंगे, प्रोटॉन के लिए लेंगे, यहां पे हम लिखेंगे प्रोटॉन के लिए, ठीक है ना। इसके बाद हमारा E बाई एम रेशियो फॉर अल्फा पार्टिकल होता है, बेटा यहां पे मैंने एक एक्स्ट्रा लिख दिया, अल्फा पार्टिकल होता है। और सबसे कम, ध्यान में रखिएगा, सबसे कम होता है E बाई एम रेशियो न्यूट्रॉन्स के लिए। ये हमारे कंपटीशन के लिए बहुत ज्यादा खास है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखते होंगे आए दिन ये क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है ना, E बाई एम रेशियो, तो ये आपको दिमाग में रखना है। तो चार्ज टू मास रेशियो आपको सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का, फिर प्रोटॉन का, फिर अल्फा का, एंड फिर आपका न्यूट्रॉन्स का होता है। तो बेटा इस पे क्वेश्चन आते हैं, आप इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, और इस पे मैं क्वेश्चंस कुछ आपको कराऊंगा, लेकिन इससे पहले कुछ थोड़ा सा थ्योरी मैं आपको और बताना चाहूंगा, है ना। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट करिए। तो आइए बच्चों, अब हम लोग सीखते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो बेटा ध्यान से देखिए, डिस्कवरी कर रहे हैं हम, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइए देखते हैं न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी कैसे हुई। तो बेटा यहां पे ध्यान से देखिए, व्हेन स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स are bombarded on the beryllium atom, beryllium atom, then a radiation produced consisting
consisting a neutral particle called neutron। तो बेटा यहां पे क्या किया गया कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स को ले लिया, दिस इज कॉल्ड योर अल्फा पार्टिकल, और इन अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड कराया बेरिलियम फॉइल पे, है ना, इसको बोलते हैं बेरिलियम के एटम्स या बेरिलियम फॉइल को ले लिया जिसमें बहुत सारे बेरिलियम के एटम है, और इस वाले अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्ड कराया, यानी प्रहार कराया, ठीक है ना, प्रहार कराया। तो यहां से कुछ रेडिएशन बाहर आएगा, और इस रेडिएशन में कुछ ऐसे पार्टिकल्स निकलेंगे जिनका इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी इफेक्ट नहीं है, कोई भी प्रभाव नहीं है ना, और उन पार्टिकल्स को हम कहते हैं न्यूट्रॉन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में कहीं भी कोई डेविएशन नहीं होता है। तो बेटा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिस इज कॉल्ड योर अल्फा पार्टिकल, है ना, यहाँ पे हमारा बेरिलियम का एटम्स है, यहाँ पे हमारा कार्बन का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पे न्यूट्रॉन्स का फॉर्मेशन होता है, न्यूट्रॉन्स बनता है। और न्यूट्रॉन्स जो आपका बन रहा है उसका साइज बहुत छोटा है, और इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको ले जाइएगा तो इसके अंदर कहीं भी कोई डेविएशन आपको नहीं मिलेगा। तो आइए इसको देखते हैं, अल्फा पार्टिकल को क्या बोलते हैं। अल्फा पार्टिकल इज सिंपली कॉल्ड हीलियम प्लस 2 आयन। अगर हम मास की बात करें, देखिए इसके मास की बात करें तो 4 AMU इसका मास होगा, है ना। अगर हम सिंबल की बात करें तो मैंने सिंबल लिख दिया, हीलियम प्लस 2 सिंबल हो गया, और यहाँ पे आपका याद रखेंगे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है इसके पास, ठीक है बेटा। हीलियम के लिए 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आप लिखेंगे। अच्छा, बेरिलियम के लिए देखेंगे, बेरिलियम हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, है ना, 4 एटॉमिक नंबर हो गया, और इसका 9 एटॉमिक मास है। तो बेटा यहाँ पे देखिए इसका मास जो है, दिस मास इज व्हाट 9 AMU, ठीक है ना। अगर हम मास के एटॉमिक नंबर की बात करें, Z की बात करें, दिस इज योर 4, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं कार्बन की। तो बेटा कार्बन देखिए, कार्बन 12 और 6 होता है, जिसमें हमारा एटॉमिक मास जो है, बेटा देखिए ध्यान से देखिए, एटॉमिक मास जो है यहाँ पे मैंने लिख दिया है 12, और एटॉमिक नंबर यहाँ पे कितना है, 6 है, ठीक है ना। आपको यहाँ पे सिंबल मैंने बना दिया है, जिसमें आपका ऊपर का जो पार्ट होता है ना बेटा, उसको मास कहते हैं, मास नंबर कहते हैं, और नीचे का जो हमारा होता है वो एटॉमिक नंबर होता है। एंड अलॉन्ग विथ हमारा क्या मिल रहा है, अलॉन्ग विथ हमारा न्यूट्रॉन मिल रहा है। तो न्यूट्रॉन का यहाँ पे देखिए, न्यूट्रॉन का हमारा सिंबल 1 और 0 है। 1 हमारा 1 यूनिट मास होता है बेटा, यहाँ पे देखना मास जो है ये आपका 1 यूनिट मास है, ठीक है ना, दिस इज 1 यूनिट मास। और यहाँ पे जो 0 लिखा है, यहाँ पे चार्ज है, चार्ज इज 0, तो यहाँ पे मास हमारा 1 यूनिट है, चार्ज हमारा 0 है, ठीक है। तो यहां से आप देखिए, यहाँ पे हमारा ये जो न्यूट्रॉन मिल रहा है ना, न्यूट्रॉन इज ऑल्सो अ फंडामेंटल पार्टिकल, जिसका मास के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव है। तो बेटा किसी भी एटम का अगर हम मास देखेंगे तो याद रखिएगा कि न्यूट्रॉन जो होता है, जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल पार्टिकल है, उस न्यूट्रॉन का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है आपके किसी भी एटम के मास का, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं मास नंबर। देखिए हर एटम को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, X, A और Z से। जहां पे आपका जो A दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं मास नंबर, दिस इज कॉल्ड योर मास नंबर, या हम सिंपली कह सकते हैं एटॉमिक मास। बेटा यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए कि एटॉमिक मास और मास नंबर में थोड़ा सा फर्क है। मास नंबर होता है सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम है उसी को हम कहते हैं मास नंबर, और इसे हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो बेटा देखो, जितना न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम होगा, टोटल न्यूट्रॉन प्रोटॉन का जो सम होता है, उसी को हम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को ही आप क्या कहेंगे, मास नंबर कहेंगे। आई बात समझ में, ये क्लियर हो गया, यहाँ पे सब क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, नहीं है। तो मास नंबर क्या है बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन का संख्या n क्या है, n आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन हुआ, ठीक है। n यहाँ पे n क्या है, ये भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, किसका, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा, इसका मैं यहाँ पे चार्ज लिख देता हूँ, पॉजिटिव चार्ज 1 यूनिट आपका, इसका मास हो गया, और n हो गया हमारा संख्या,
तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ही आपका मास नंबर है। तो बेटा यहाँ पे ए अगर कोई कहेगा ना तो यहाँ पे बोलना नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, है ना, ये हमारा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है। दूसरी चीज, कोई भी अगर एटॉमिक मास कह दे क्या होता है तो बताना मास ऑफ सिंगल एटम, सिंगल एटम का मास ही एटॉमिक मास होता है, और वो निकाला जाता है एवरेज, यानी कि जितने भी एटम्स के आइसोटोप्स होते हैं उन सभी एटम के आइसोटोप्स का एवरेज निकालेंगे, मास का एवरेज निकालेंगे, और वही एवरेज हमारा एटॉमिक मास कहलाता है ना। और सिंपल अगर एक लाइन में कोई कहे तो मास ऑफ सिंगल एटम को बता देना एटॉमिक मास, है ना। चलिए, अच्छा, ये जो न्यूट्रॉन की खोज हुई थी, न्यूट्रॉन्स was discovered by Goldstein in 1932। तो बेटा देखो 1932 के आसपास, लगभग 1932 हो रहा था, उस समय न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई थी। और न्यूट्रॉन्स आर द मेजर फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एनी एटम। न्यूट्रॉन्स जो होते हैं ये मेजर फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं किसी भी एटम के। तो यहाँ पे मैंने आपको नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बताया, ए हमारा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, जेड हमारा एटॉमिक नंबर है, याद रखिएगा जेड, दिस इज कॉल्ड योर एटॉमिक नंबर। तो हम लोगों ने यहाँ पे सिंबलाइज कर लिया, एटॉमिक नंबर को जेड बताते हैं और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को हम लोगों ने ए कहा है। और अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए कहा जाए तो बेटा ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की, ठीक है, तो देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकलेगा। पहले ये समझिए कि ये क्या है, ये है आपका ए बराबर क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से। एटॉमिक मास या मास नंबर का मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है ना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एंड यू नो वेरी वेल व्हाट इज एटॉमिक नंबर। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। आप जानते हैं कि प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या है, टोटल संख्या। अगर प्रोटॉन की हम बात करें, यही किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर होता है। किसी भी एटम के लिए एटॉमिक नंबर हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो बेटा यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बराबर जेड प्लस एन, बहुत आसानी से लिख सकते हैं। जेड हमारा एटॉमिक नंबर होता है, एन हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गया। अच्छा, अब आप यहाँ पे इजिली कर सकते हो क्या कि अगर हम ए बराबर जेड प्लस एन लिखते हैं तो आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं, दैट इज ए माइनस जेड इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आप यहाँ बहुत ही आसानी से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज ए माइनस जेड बराबर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एनी एटम, किसी भी एटम में। तो बेटा मैं इसको थोड़ा सा रिपीट करता हूं, मैंने क्या पढ़ाया उसको देख लीजिए। किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक्स का यूज करते हैं, ठीक है। कोई भी आप मेटल भी ले सकते हैं। अगर एक्स हमारा है, किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है, एक्स लीजिए, ऊपर में ए लिखिए, नीचे में जेड लिखिए। ए आपको मास नंबर बताएगा, मास नंबर को एटॉमिक मास भी कह सकते हैं, एग्जैक्ट दोनों बहुत डिफरेंट है दोनों। मास नंबर क्या है बेटा, तो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ दीजिए तो आपका मास नंबर हो जाएगा। अगर आपसे कोई बोले कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मास नंबर? मास नंबर इज द कलेक्शन ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का जो कलेक्शन होगा ना वही मास नंबर होगा। अच्छा, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ही को मास नंबर कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। एटॉमिक मास हमेशा एवरेज लेते हैं, जितने भी एटम्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनका जो भी आइसोटोप्स होता है उसका एवरेज हम हमेशा एटॉमिक मास से कंसिडर करते हैं। दूसरी चीज आप जानते हैं कि एटॉमिक मास का मतलब होता है मास ऑफ सिंगल एटम, एक एटम का मास हमारा एटॉमिक मास होता है ना। अच्छा, ये Z क्या हो गया, दिस इज योर एटॉमिक नंबर। अब देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला क्या मैंने बताया, एटॉमिक मास या मास नंबर जो होता है वो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का कलेक्शन होता है। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो एटॉमिक नंबर क्या हुआ बेटा, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ये प्रोटॉन को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड योर एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर हमारा Z से रिप्रेजेंट करेंगे, ए हो गया मास नंबर और एन हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चाहिए, क्या करेंगे, ए माइनस जेड बराबर एन। तो ए माइनस जेड बराबर हमारा एन हो जाता है, दिस इज कॉल्ड योर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। फिर आपको मैंने ये बताया था कि न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी कैसे हुई थी, तो किस अल्फा पार्टिकल को बेरिलियम एटम पे बम्बार्ड कराते हैं, तो यहाँ से जो रेडिएशन निकलेगा उसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स न्यूट्रॉन्स होंगे। और न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज बिकॉज व्हेन न्यूट्रॉन्स आर अप्लाइड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड देन देयर इज नो डेविएशन इन न्यूट्रॉन्स, है ना। न्यूट्रॉन्स के अंदर कोई भी डेविएशन नहीं देखा गया,
जब न्यूट्रॉन्स के अंदर कोई डेविएशन नहीं होगा तो हम समझ जाएंगे ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। एंड दिस हैज द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑन द मास ऑफ एनी एटम, है ना, किसी भी एटम के मास के अंदर ये मेजर कंट्रीब्यूटर होता है, क्योंकि इसका और न्यूट्रॉन का प्रोटॉन का जो सम होता है वही हमारा कैलकुलेशन करता है किसी भी एटम के मास को। ठीक है बेटा, तो आई होप कि ये चीज समझ में आ गया होगा। जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे बात करते हैं, जल्दी से ले लो।